महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सौरभ कृष्ण जोशी। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ द मैनेजमेंट विच आर प्रोवाइडेड एट द सेवरल टाइम्स पॉइंट ऑफ टाइम्स बाय द मैनी स्कॉलर्स। और उसके बाद में हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट, एक्चुअली व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। क्या इसकी परिभाषा है, मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है, किस प्रकार से ये किया जाता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या होता है। उसके बाद में फंक्शन देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द systematic and well managed and appropriate process which is made to be done the work from the another person or subordinates। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक वेल मैनेज्ड एप्रोप्रिएट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंतर्गत दूसरे लोगों से काम करवाया जाता है। एक्चुअली ये भी एक डेफिनेशन है। व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डूइंग द वर्क फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ अदर सबऑर्डिनेट्स। लोगों की मदद लेना, हेल्प लेना, और उसके बाद में जो प्री डिटरमाइंड टारगेट्स है, जो भी प्री डिसाइडेड हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये काम करना, दैट इज द मैनेजमेंट। मैं थर्ड डेफिनेशन बोलूँ, दो डेफिनेशन मैंने बोल दी है, मैं यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन की बात करूँ। टू प्लान, टू डायरेक्ट, टू कंट्रोल, टू ऑर्गेनाइज एंड टू स्टाफ, to make the staff, to arrange the staff, that is the entire process of the management। यह एक मैनेजमेंट की प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें किया जाता है प्लानिंग, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद में स्टाफिंग, उसके बाद में कंट्रोलिंग। ये जो स्टाफिंग के कंट्रोलिंग के बाद में जो प्रोसेस होता है, उसके बाद में जो प्री डिटरमाइंड टारगेट्स है उनको अचीव करने का प्रोसेस है, वो सारा हो गया मैनेजमेंट। अब सबसे पहले एक चीज़, हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, we are studying about the management, so we have to know that ये मैनेजमेंट आया कहाँ से, from where, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। हमको यह बताया गया, हमारे जो सिलेबस में ज़्यादातर डेफिनेशंस है वो है या तो डेल योडर की। डेल योडर जो थे वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने जो थ्योरी वगैरह दिया, कॉन्सेप्ट वगैरह दिए, वो हमारे सिलेबस में है। ये हमारे नहीं, हम जब एमकॉम तक पढ़ेंगे, हम जब एमबीए तक पढ़ेंगे, तब तक वो हमारे सिलेबस में यही रहेंगे, डेल योडर। उसके बाद में एक आता है नाम इसमें, वो है मिस्टर फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर जो है, उनको यूजुअली हम कहते हैं फादर ऑफ मार्केटिंग। याद रखें, इतनी बड़ी किताब आती है 1800 प्लस पेजेस की। फादर ऑफ मार्केटिंग जो है फिलिप कॉटलर, ये उनके द्वारा ही लिखी हुई है, ये उन्होंने लिखी है। इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उस प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को टोटल फिलिप कॉटलर ने लिखा है। उसके बाद में बात करेंगे, एक दो और हमारे पास में है, जेम्स ड्यूरंड। ये लोगों ने मिलकर मैनेजमेंट को जो जैसा बताया है, हम लोग वैसा ही पढ़ रहे हैं। बट अमेजिंग फैक्ट, दिस इज नॉट राइट। यह सही नहीं है। सही क्या है? सही यह है कि मैनेजमेंट जो भी हम पढ़ते हैं, इवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट की एक ब्रांच है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यू मस्ट लिसन दैट देयर इज द ए ब्रांच ऑफ द मैनेजमेंट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज गिवन बाय युयुत्सु। युयुत्सु आपके लिए वेरी स्ट्रेंज नेम आ गया। ये कहाँ से आया युयुत्सु? ये तो महाभारत का आदमी है, ये यहाँ पर कैसे आ गया? महाभारत के अंदर आपको ले जाना पड़ेगा मैनेजमेंट को समझने के लिए कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। पूरी दुनिया को हमने ही सब कुछ दिया है। ये डेल योडर, फिलिप कॉटलर वगैरह जो भी है, इन्होंने हमेशा रिसर्च किया है। दिस इज रिसर्च। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? मतलब ये पहले से था और हमको दिया गया ढूंढ के। इन्वेंशन नहीं, इन्वेंशन तो युयुत्सु ने किया है। महाभारत के अंदर जो पात्र था युयुत्सु, जब दैट इज वाज द कॉल ऑफ रिलीजन, जब महाभारत का युद्ध जस्ट अबाउट टू कमेंस, जब शुरू हो रहा था युद्ध, तब एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। धर्मराज युधिष्ठिर जो सबसे बड़े बेटे थे, वो बीच में आकर कहते हैं दैट इज द कॉल ऑफ रिलीजन, द पर्सन हु वांट्स टू फाइट विद अस प्लीज कम हियर।
यह एक धर्म युद्ध है और यह तय हो गया है कि इस धर्म युद्ध में बीच में एक लकीर है, उस लकीर पर मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे जो है वो धर्म है और सामने जो है वो अधर्म है। अब आप में से जो धर्म की तरफ से लड़ना चाहे वो प्लीज मेरे पास आ जाए, क्योंकि जब हम शुरू करेंगे तब हम रुकेंगे नहीं। वी विल नॉट स्टॉप एट एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज। हम किसी भी स्थिति में रुकेंगे नहीं मारना। तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, धर्मराज थे, वो तो लाइजनिंग ऑफिसर थे पांडवों के, यक्ष के टाइम भी उन्होंने बचाया था। ही वॉज द, आई कैन से दैट, सबसे अच्छे लाइजनिंग ऑफिसर थे। तो उन्होंने बुलाया, एक रथ निकल कर आया कौरवों के पक्ष की तरफ से, कौरवों की पार्टी से एक रथ निकल कर आता है और वो आकर कहता है कि मैं युयुत्सु हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी तरफ से लड़ाई करूँगा, मुझे अधर्म की तरफ से लड़ाई करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको कृष्ण भगवान के इशारे पर सीधा उसको लिया गया अपनी टीम में धर्मराज युधिष्ठिर ने, और उसको क्या कहा कि यू विल नॉट फाइट डायरेक्टली अगेंस्ट योर ब्रदर्स। आप लड़ेंगे नहीं, नेवर। आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। जो कृष्ण नीति थी, महाभारत तो है क्या, महाभारत तो कृष्ण नीति थी। अब कृष्ण भगवान ने कह दिया कि जब भी वार करने का टाइम आएगा, जब भी हथियार चलाने का टाइम आएगा, ये फेल हो जाएगा, इसको तुरंत बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डालो। तो इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से सप्लाई चेन को मैनेज किया, चाहे वो वेपन्स हो, हथियार हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो और भी कई तरह की चीज़ें हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो, उसमें युयुत्सु ने कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे। वो फॉर्मूलाज आज भी पढ़ाए जाते हैं, पर अफसोस ये कि अनसंग हीरो की तरह युयुत्सु को गायब कर दिया गया। धृतराष्ट्र के इस धर्मात्मा पुत्र को पिक्चर से ही गायब कर दिया है, और पिक्चर में ये 3-4 जने, 5 जने, 10 जने, 50 जने, 100 जने, ये सारे आ गए। मैं इनको यही कहूँगा, ये रिसर्च है। आई विल ओनली से दैट इज द रिसर्च, दिस इज नॉट इन्वेंशन। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की है, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार नहीं किया है। और आप सभी जानते हैं कि खोज उसकी होती है जो पहले से मौजूद है। आज आपको कह दिया जाए कि ये पेन खोज के लाओ, यू हैव नॉट इन्वेंटेड द पेन। आपने कोई पेन का आविष्कार थोड़ी किया है, आप तो पेन को ढूंढ के ला रहे हो। रिसर्च है वो, ढूंढ के ला रहे हो, रिसर्च। तो आपको मैंने ये महाभारत का पोर्शन इसलिए बताया ताकि आपकी ये मिसकॉन्सेप्शन जो है, ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में युयुत्सु कभी पिक्चर एक थी नहीं स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे यहाँ पर कि युयुत्सु ने ऐसा किया क्या होगा कि ये मैनेजमेंट बना। उन्होंने कुछ फॉर्मूला दिए, उन फॉर्मूला में पहली चीज़ उन्होंने दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास में है उन सभी का ऑप्टिममली यूटिलाइजेशन करना और उसको लागू करना, और उन जितने भी रिसोर्सेज है उनको इस तरह से काम में लेना, वीणा के तार ज़्यादा टाइट हो जाएंगे तो टूट जाएंगे और ढीले होंगे तो सुर नहीं आएंगे। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ युयुत्सु। ये युयुत्सु था। लेकिन हो गए क्या, ये तो बेचारे पिक्चर से हो गए बिल्कुल आउट, और ये सारे हो गए पिक्चर में इन। भी 200 साल अंग्रेज राज करके गए, कुछ तो हमको पता चलेगा ना कि अंग्रेज कुछ करके गए। ये सारी अंग्रेजों की थ्योरी है। तो युयुत्सु तो आउट हो गए बिल्कुल, ये अंदर हो गए। अब बात करेंगे यहाँ पर कि डेफिनेशन में क्या है। अभी डेफिनेशन तो हमने 2-3 देख ही ली है कि भाई मैनेजमेंट जो है वो दूसरों से काम कराने की प्रोसेस है। आप अपनी फैक्ट्री में मैनेजर हैं, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या है कि जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उनसे काम में लेना, उनसे काम लेना, और काम में लेने के बाद में जो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल है, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, जो प्री डिटरमाइंड टारगेट है, जो प्री डिसाइडेड आपके गोल्स है, उन सबको अचीव करना। एंड यूजुअली प्री डिटरमाइंड टारगेट्स आर कॉमन इन एवरी फैक्ट्री, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंस्टीट्यूशन। प्री डिसाइडेड टारगेट ज़्यादातर सेम होते हैं। उनकी चीज़ें अलग अलग हो सकती है, उनके एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट दे विल ऑलवेज सेम, वे यूनिवर्सल रहेंगे। तो ये हो गई मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि लोगों से काम करवाना, या फिर मैंने बताया आपको जब कि प्लान करना, कंट्रोल करना, इवेल्युएट करना, प्रॉपर स्टाफिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारी कोऑर्डिनेशन करना, ये सारा का सारा मैनेजमेंट है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पर हम बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे इसकी नेचर पर। व्हाट इज द नेचर? नेचर में सबसे पहली चीज़ है वो है दैट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। What do you mean by the universal process? Universal process means it will be always, it was, it is and everywhere. यह हमेशा लागू थी, यह हमेशा लागू है और यह हमेशा लागू रहेगा।
दुनिया के किसी भी पॉइंट में कोई भी कंपनी ये चीज़ से नहीं डिनाई कर सकती कि हमने मैनेजमेंट अडॉप्ट नहीं किया। जिस कंपनी ने मैनेजमेंट को अडॉप्ट नहीं किया वो कंपनी जड़ से ख़त्म हो गई। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करना, और यदि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कहीं से पता करो रिसोर्सेज क्या है, वो सारा काम करके आप जो प्री डिसाइडेड टारगेट्स है वो अचीव करने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज़ इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है, ये यूनिवर्सल है। व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल? यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया कि कोई कंपनी इंग्लैंड में हो, चाहे कोई स्वीडन में हो, चाहे डेनमार्क में हो, चाहे नॉर्वे में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे नए बने जो नया देश बना है लाइबेरिया उसमें हो, कहीं भी हो, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा, ये कभी भी नहीं खत्म होगा। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर सेकंड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। व्हाट डू मीन बाय आर्ट? आर्ट मीन्स द वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। आर्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम करने की कला, कोई काम करने का वे ऑफ डूइंग। कोई भी ऐसा काम करना हो तो ये आर्ट है। कोई कहता है कि भाई मैं कार ड्राइविंग सिखाता हूँ, दैट कैन बी ट्रीटेड एज द आर्ट। ये एक आर्ट है जिसको उसने प्रोफेशन में बदला है। कोई कहता है मैं ड्राइंग करता हूँ, ये शानदार ड्राइंग जो होती है ये उसकी आर्ट है। कोई कहता है मैं आर्ट के अंदर बहुत सारे जो आते हैं मिनिएचर वगैरह ये क्रिएट करता हूँ, ये करता हूँ, ये मेरे काम क्या है, तो हम कह सकते हैं वो भी एक आर्ट है। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। दूसरों से काम कैसे करवाना ये एक आर्ट है। अगेन वी विल गो टू दी महाभारत। क्यों? क्योंकि हमको ये जरूरी है। हम जब तक ये किस्से नहीं पढ़ेंगे, हमारे जो अनसंग चीज़ें हैं, स्टोरीज है, ये नहीं पढ़ेंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। और ये सारी चीज़ें समझनी है तो उससे आएगा। सबको पता है महाभारत में जयद्रथ का वध करने के लिए क्या करना पड़ा कृष्ण भगवान को। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। ये एक आर्ट है। आर्ट का मतलब दूसरे से काम करवाना है तो उसके लिए आप क्या रास्ता यूज करेंगे, वो आर्ट यूज किया कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने क्या किया? तेरस के दिन सूर्य ग्रहण कर दिया, सोलर एक्लिप्स कर दिया। अभी सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जयद्रथ को यह बता दिया गया कि आज शाम को यदि ये आपका मर्डर नहीं करेगा अर्जुन तो आप तो अजय हो जाओगे, आपको तो कोई नहीं मार सकता, पूरी दुनिया में कोई खत्म नहीं कर सकता आपको। जयद्रथ बिल्कुल बेफिक्र, उसको तो मजा गया, बस आज शाम तक ये मुझे क्या मारेंगे। उस दिन क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने दोपहर को सोलर एक्लिप्स कर दिया। सोलर एक्लिप्स करने की ये क्या थी? ये एक आर्ट थी। जो ही उसको पता लगा कि आज तो दिन खत्म हो गया, वो रथ से उतर कर नीचे आया, सामने बिल्कुल अर्जुन के, और अर्जुन ने उसको तीर के मार दिया। तीर से मार दिया, खत्म हो गया। ये एक आर्ट है। आर्ट किसकी है? अर्जुन की नहीं है। किसकी है? उस सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की। उन्होंने ये काम उससे करवाया। दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ कृष्ण भगवान। बात करेंगे यहाँ पर तीसरा, साइंस। व्हाट इज द साइंस? इसमें स्पेशल क्या है? सबसे पहले हमको लगता है कि साइंस की डेफिनेशन देखनी होगी। साइंस की डेफिनेशन क्या है? प्रूवन बाय द एक्सपेरिमेंट, प्रूवन बाय द एक्सपेरिमेंट एंड फुल ऑफ लॉजिक्स। प्रयोगों से पुष्ट और तर्कों से युक्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये कहीं हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी बचपन में, चाइल्डहुड में जब हम थे तो हमने ये डेफिनेशन देखी होगी कि प्रयोगों से पुष्ट यानी कि प्रूवन बाय द एग्जाम्पल, सॉरी एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद में फुल ऑफ लॉजिक्स। साइंस में तो हर चीज़ का लॉजिक है, हर एक चीज़ का लॉजिक होता है साइंस में। मैंने तो एक जगह पर मैं गया था, मैं आपको बता देता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट में मैं हैदराबाद जा चुका हूँ एक बार। तो वह हैदराबाद में जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद वाली, दिल्ली वाली नहीं, तो उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ब्रांच के बाद, जो मैकेनिकल ब्रांच होती है उसके बाद लिखा हुआ था कि वन थिंग द मैकेनिकल इंजीनियर कांट क्रिएट इज द सोल। SOUL, सोल मतलब आत्मा। इस दुनिया में एकमात्र चीज ऐसी है जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बना सकता, और वो है ये आत्मा। बाकी इंजीनियर सब कुछ बना सकता है। इस पृथ्वी पर मौजूद कोई भी भौतिक चीज़ हो, फिजिकल कमोडिटी हो, एक मैकेनिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर बना सकता है। दैट इज द साइंस। साइंस का मतलब हो गया प्रयोगों से पुष्ट यानी प्रूवन बाय द एग्जाम्पल, सॉरी एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद में तर्कों से युक्त, फुल ऑफ लॉजिक। तर्क पूरे, एक एक तर्क से आप विज्ञान को शांत कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर 4 नंबर, मैनेजमेंट साइंस कैसे है, हाउ मैनेजमेंट इज ट्रीटेड एज द साइंस। ये भी तो एक विशेष ज्ञान है। आपको पता लगे कि कोई काम किस तरह से करना है कि सांप भी मर जाए
लाठी भी नहीं टूटे। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलेगी? ये साइंस से मिलेगी, ये आर्ट से मिलेगी। और उसके बाद में अगला आता है वो है सोशल साइंस। व्हाट इज द सोशल साइंस? हम समाज में रहते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर जो साइंस चल रही है दैट इज सोशल साइंस, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल फैक्ट्स, ये सारे क्या है? ये सोसाइटी से रिलेटेड है। ये सारे के सारे व्यक्तियों के एक समूह को मतलब एक तरह से कह सकते हैं इट इज द कंप्लीटली रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ पर्संस। जो लोग हैं उनके एक समूह से रिलेटेड है और इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये सोशल साइंस है, ये समाज से जुड़ा हुआ है। When we hiring the person, they are related to society, they are also the part of society। हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैंडिडेट को हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए या कहीं भी जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोसाइटी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। चाहे वो उसके स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो उसके कस्टमर्स हो, चाहे वो उसके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो उसके डायरेक्टर्स हो, चाहे गवर्निंग बॉडी हो, ये कोई भी हो, दे आर द पार्ट ऑफ सोशल साइंस फॉर द इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो सारे सोसाइटी के अंदर आते हैं। सोसाइटी से बाहर तो बिजनेस किया नहीं जा सकता बिकॉज दे आर द ह्यूमन बीइंग। तो अगला पॉइंट क्या बन गया? कंप्लीटली रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब यह हो गया कि इंसान को ट्रीट करना है। हाउ टू ट्रीट द इंसान, हमें इंसान को ट्रीट करना है मैनेजमेंट के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर एम्प्लॉय हो सकता है, यहां पर मैनेजर हो सकता है, यहां डायरेक्टर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, सीओओ हो सकता है। सीईओ मतलब चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सारे लोग क्या होंगे? दे आर द ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव टू ट्रीट ए ह्यूमन बीइंग टू फाइंड आवर प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो हमारे प्री डिटरमाइंड टारगेट्स है, जो हमारे प्री डिसाइडेड टारगेट्स है, उनको अचीव करने के लिए वी हैव टू मैनेज द ह्यूमन बॉडी। हमको एक ग्रुप में ह्यूमन बॉडीज को कह सकते हैं डायरेक्ट करना पड़ सकता है, हमको एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट करना पड़ सकता है, एक इंडिविजुअल को मैनेज करना, एक ग्रुप को मैनेज करना। दीज ऑल आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में बात करेंगे बेस्ड ऑन माइंड। सारा कुछ दिमाग का ही तो खेल है, सारा कुछ दिमाग का ही तो खेल है। 2 महाभारत के किस्से बताए आपको, सारे के सारे महाभारत में या और भी कहीं भी देखेंगे आप लोग तो वो क्या है? दिमाग का ही खेल है। जरासंध था महाभारत के अंदर, वो तो मर ही नहीं सकता था, वो तो अजय था, लेकिन उसको कृष्ण ने कैसे मारा? भीम यदि उसको चाह भी ले तो खत्म नहीं कर सकता था। भीम ने उसको मार मार के भीम थक गया। अभी कृष्ण भगवान ने सिर्फ एक पत्ता लिया और बीच में से टुकड़े किए। दैट इज द माइंड, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं यहाँ पर एक और चीज जोड़ूंगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने जो ही वो पत्ता तोड़ा और भीम को समझ में आ गया कि ये जरासंध जो है ये 2 इंडिविजुअल बॉडी से बना हुआ है, इसको बीच में टांग रख के फाड़ना पड़ेगा और इधर का इधर फेंकना पड़ेगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द भीम। दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द भगवान श्री कृष्ण। और ये काम हो गया। और इन सब में कॉमन चीज क्या रही? वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मैनेजमेंट क्या है? ऐसे तो कृष्ण को पता था कि वो तो जरासंध को नहीं मार सकता, क्योंकि जितनी ताकत उसमें है उससे 10 गुनी कम उसमें है भीम में। तो फिर कैसे? ऐसे। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर, वो है मैनेजमेंट इज द इंजीनियरिंग। 2 डिफरेंट ब्रांचेस है। इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू द टेक्निकल नॉलेज एंड मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं यहां पर बात करूंगा कि इंजीनियरिंग कैसे है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसलिए इंजीनियरिंग है कि यहां पर कोई विशेष प्रॉब्लम टेक्निकल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। When you are the COO of the any company, when you are CEO of the any company, when you are director of any company, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हमेशा रहेगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना ही पड़ेगा और उस टेक्निकल जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको सॉल्व आउट करने के लिए आपको इंजीनियरिंग वाला एनालिसिस करना पड़ेगा। और वो एनालिसिस करे बिना आप लोग कभी रिजल्ट पर पहुंच ही नहीं सकते। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द बेस्ड ऑफ ऑन द इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग पर आधारित है पूरी तरह से। अब बात करेंगे यहाँ पर कि मैनेजमेंट जो है वो एक फैक्ट है।
वो एक डिसिप्लिन है। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि मैनेजमेंट जो है वो एक डिसिप्लिन है। अब वाई दिस डिसिप्लिन, लाइफ के किसी भी पॉइंट में डिसिप्लिन गया, समझो लाइफ गई। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर 4-4 घंटे बोल के कम बोलने के फायदे बताने वाले मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो अपनी लाइफ में एक चीज़ को हमेशा रख रहे हैं, पकड़ के रखते हैं, और दैट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया यहाँ पर जो चीज़ करना है करना ही है। द थिंग विच इज टू बी डन इज टू बी डन। जो चीज़ करना है वो करना ही है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज इस पे यहाँ पर नहीं होगा, लागू ही नहीं होता है। और यही इसका मैनेजमेंट का फैक्ट है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक में एक क्या हो गया, ये डिसिप्लिन मांगता है, ये डेडिकेशन मांगता है, ये पूरी तरह से समर्पण मांगता है काम करने वालों का एज वेल एज काम करवाने वालों का, डायरेक्ट करवाने वालों का। मैनेजरियल लेवल पर पोस्ट पर जो होता है उससे भी डिसिप्लिन मांगता है, एम्प्लॉय का डिसिप्लिन मांगता है, सीईओ डायरेक्टर वगैरह जो भी सबके। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की एक और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक या नेचर हमको समझ में आ गई। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर दैट इज द सिग्निफिकेंट। मैं यहाँ पर एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दूंगा नोकिया कंपनी का, दुनिया की एकमात्र कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचे। आज भी आपको बता देता हूँ, दुनिया की एकमात्र कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा फ़ोन्स बेचे हैं वो कोई सैमसंग नहीं है, वो कोई एमआई नहीं है, वो अभी तक नोकिया ही है। लेकिन नोकिया ख़त्म क्यों हो गई? नोकिया इसलिए ख़त्म हो गई कि वो अपनी सिग्निफिकेंस को मार्केट में समझ ही नहीं पाए। उनकी जो पॉलिसी मेकर्स थे वो ये चीज़ों को समझ ही नहीं पाए कि हमको मार्केट पे कैसे राज करना है, हमको मार्केट पर कैसे रूल करना है। वो तो एक ही थे मार्केट में उस समय, दैट टाइम। आप लोगों की जनरेशन ने शायद नोकिया का फ़ोन देखे या ना देखे हो, कीपैड वाले, बट मेरी जनरेशन ने तो काफ़ी देखे। और वो अपने आप ही ख़त्म हो गए धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, उस टेक्नोलॉजी में वो सिग्निफिकेंट पहले थे, बाद में उनकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गई। मतलब वो अपनी इम्पोर्टेंस को बनाकर नहीं रख पाए। जब आप अपनी मार्केटिंग में मार्केट के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार नहीं रख पाते हैं, आप मार्केट से वैसे ही वाइप आउट कर दिए जाते हैं जैसे नोकिया को कर दिया गया, जैसे कोडेक को कर दिया गया, और या फिर बात करेंगे जैसे कि एटलस साइकिल्स को कर दिया गया। एटलस कंपनी थी एक साइकिल की, बहुत पुरानी कंपनी थी। उस कंपनी की साइकिल जो मार्केट पर जो कब्जा था वो उस समय के मार्केट का 60% से ज़्यादा उसका कैप्चर किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि साइकिल भी रिलेवेंट हो गई, और वो कंपनी जो है वो मोटरसाइकिल यानी कि बाइक सेगमेंट में उन्होंने स्टार्टअप लिया नहीं, और उसके बाद में पूरी तरह से इरेलीवेंट हो गई। आज एटलस कंपनी का कोई नाम लेवा ही नहीं बचा है। अभी कोई ई बाइक सेगमेंट में कोई एटलस कंपनी आ गई है ऐसा मैंने सुना है, बट गूगल पर पढ़ा है, बट ऐसी इसकी लेटेस्ट न्यूज़ कुछ भी नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे। इनके पास में विज़न जो है वो कुछ भी नहीं, बस ये है कि ये उतरेंगे ई बाइक वाले सेगमेंट में। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर वो है प्रोफेशन। व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशन? द प्रोफेशन इज अ सर्टेन काइंड ऑफ द वर्क और ग्रुप ऑफ वर्क वेयर सम स्पेशल काइंड ऑफ एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर कीनली रिक्वायर्ड। ये चाहिए ही चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ पर एक बार इंजीनियरिंग। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप लोग बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे। यदि आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो आप उसके लिए जो कोर्स डिसाइड है वो करेंगे। आपको एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है तो जाहिर सी बात है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी वगैरह ये सारे करेंगे, और उसके बाद में अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे लेबोरेटरी और खेतों में। मैं बात करूँगा यहाँ पर आपको टीचर बनना है तो आप बीएड करेंगे, आपको प्रोफेसर बनना है तो आप पीएचडी करेंगे। इन सब के लिए और इन सब के बाद स्पेशल सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, इफ़ यू वांट टू बी एडवोकेट यू हैव टू डू एलएलबी। तो जब एलएलबी आपको करनी है, ये सारी जो मैंने बताया अपने अपने फील्ड में होती है, तो मैनेजमेंट के लिए क्या है? वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, धीरूभाई अंबानी भी कर सकता है मैनेजमेंट, और कोई भी कर सकता है, सेठ जमनालाल बजाज ने भी किया। या बात करेंगे तो कई पारसी ऐसे थे जिनके पास में कोई स्पेशल एजुकेशन डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी हुआ तो है, फिर भी मैनेजमेंट चल रहा था। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट इज़ द प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब हो गया कि हमको एक तरह से विशेष ज्ञान जो है वो अर्जित करना है, स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस देनी है, और उसके बाद में उसका चार्ज करना है। लास्ट आता है इसमें वो है इसमें
मैनेजमेंट इज ए सर्विस। सर्विस का मतलब क्या हो गया? जो आपको दिखती नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो जनरेट होते ही खत्म हो गई। मेरे बोले हुए शब्द क्या है, बोलते ही खत्म हो गए, दैट इज द सर्विस। मैनेजमेंट इज आल्सो ए सर्विस। अब सर्विस में क्या होता है कि ज्यों ज्यों आप बोलते हैं त्यों त्यों वो खत्म हो जाता है। जो ही उत्पन्न होती है, जो ही क्रिएट होती है, हाथों हाथ डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। तो मैनेजमेंट भी जैसे ही क्रिएट होता है, जनरेट होता है, खत्म हो जाता है। तो दैट इज द सर्विस। अब बात करेंगे यहां पर कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंडिया में ही लागू होगी या वर्ल्ड में कहीं भी लागू होगी? यस, दिस विल अप्लाई इन ओवरऑल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बहुत बड़ा हो, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ लागू होगी, हमेशा लागू होगी। एंड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि ये कभी लागू ना हो। हाँ, स्वरूप बदल सकते हैं, दे कैन चेंज द फॉर्म। एक बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट अलग हो सकता है, एक मिड साइज कंपनी में अलग हो सकता है, एक स्मॉल कंपनी में अलग हो सकता है, बट देयर विल बी ऑलवेज, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ये एक शाश्वत प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, कहीं भी होगा और इटर्नल रूप में होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।